नमस्कार दोस्तों, बाबा लॉज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कुछ आईपीसी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी किसी भी ऐसी परीक्षा जिसमें आईपीसी डील होता है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो घटना चक्र से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता प्रवत्त कब हुई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 जनवरी 1862 को। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए, 6 अक्टूबर 1860। अगला प्रश्न है, आपराधिक विधि अधिनियम 2018 प्रवत्त होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 अप्रैल 2018 से। हु इज़ एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द आईपीसी? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द आईपीसी? तो अभी ऑप्शन हमने देखा, ऑप्शन डी, मैकुले। अगला प्रश्न 6, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द आईपीसी? तो इसका भी ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकुले। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी, भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए, प्रथम विधि आयोग का, फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा। अगला प्रश्न, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज में नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ये कहा गया था स्टीफन में। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध नहीं है बल्कि यह दोष विधि है, यह कथन कहा गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हेनरी मेन के द्वारा। अगला प्रश्न 11, एक अपकार जिसमें पैरवी, शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है, ये कथन है ऑस्टिन का। अगला प्रश्न 12, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड की कुलखंडन समिति ने। अगला प्रश्न 13 कहता है, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। तो इसमें से सही कथन आपका हो जाएगा, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न 14, आशय कार्य का लक्ष्य हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन कहा गया था ऑस्टिन के द्वारा, जॉन ऑस्टिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है। ऑप्शन बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। प्रश्न 16, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य है उस मानव नारी से है जिसकी आयु, ऑप्शन डी इसका, किसी भी वर्ग की आयु से। तो यह सेक्शन 10 में भी दिया गया है कि पुरुष और स्त्री शब्द में हर आयु के पुरुष और स्त्री को इसमें सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न 17 कहता है, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह यानी ही शब्दावली में सम्मिलित है तो स्त्री और पुरुष दोनों ही। ठीक है, ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? तो इसका तो सिंपल सा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3 यानी मानव, प्राणी, दुराशय और आपराधिक कृत्य, ये तीनों ही सम्मिलित है, हेतु इसमें सम्मिलित नहीं होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अपराध के कौन कौन से 2 आवश्यक तत्व हैं? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रश्न में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तीनों में हमारे हेतु दिया हुआ है, चौथे में तैयारी में दंड दिया हुआ है, जो कि तैयारी तो होता है लेकिन दंड उसमें शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक्टस नॉन फेसिट्रियल निशी मेंस सिट्रिया आपराधिक कानून का एक कार्डिनल सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस एवं मेंस रिया होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉन फेसिट्रियम निशी मेंस सिट्रिया जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है? तो इसका ऑप्शन डी, जेडी मेन क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, एच.एन. गौर पीनल लॉ ऑफ इंडिया और रतनलाल धीरजलाल लॉ ऑफ क्राइम्स, तीनों के द्वारा इस बात को प्रदर्शित किया गया। मेंस रिया से तात्पर्य है, सीधी सी बात है, इसमें ऑप्शन डी, दुराशय से। अगला प्रश्न हो जाता है क्वेश्चन 23, आपराधिक मना स्थिति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ द मेंस रिया अपराधों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, धोखाधड़ी से संबंधित है, शारीरिक चोट से संबंधित भी है, राज्य के विरुद्ध अपराध से भी संबंधित है, सख्त देयता यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से संबंधित नहीं है मेंस रिया। आपराधिक दायित्व के 2 अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपराधिक
दायित्व के दो महत्वपूर्ण तत्व आशय एवं कार्य होना सबसे इम्पोर्टेंट तत्व हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं का सही क्रम दर्शाता है? तो इसके सही क्रम में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आशय होना चाहिए, फिर तैयारी होनी चाहिए, फिर प्रयत्न होना चाहिए, लास्ट में परिणाम होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26। आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य है? तो सफल अभियोजन से तात्पर्य ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अभियुक्त की दोष सिद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, आपराधिक प्रयत्न। प्रयास जब तक व्यक्ति प्रयत्न करता है तब तक अपराध पूर्ण नहीं होता है प्रयत्न। अगले प्रश्न पे आते हैं। अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है। इसका कंक्लूजन कहता है, अगला कथन कहता है अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असहाय है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है, बल्कि इसलिए नहीं कि अपराध में नैतिक चेतना की असहाय है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29। आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं, दोषपूर्ण मना स्थिति भी विकसित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सामान्य न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी स्टार चैम्बर न्यायालय के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा कि अभी आपने इसमें देखा कॉमन लॉ न्यायालयों के द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो द्विविवाह, द्विविवाह एक अपराध में दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं माना जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लोककंटक। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित वादों में कौन सा वाद मना स्थिति के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, ब्रेंड बनाम वुड। अगला प्रश्न है। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है। यह किस वाद में कहा गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सेराज बनाम डी रूटजेन। अगला प्रश्न 34। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत और संविधिक अपराध से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर बनाम प्रिंसिपल। बाकी के अगर और भी हम लोग ऑप्शन देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है श्रीनिवासमल बरौलिया बनाम एम्परर में। अगला ऑप्शन है आर बनाम टॉल्सन में, नाथूलाल बनाम एमपी राजू में, और ऑप्शन डी पुरसभ में। तो इन तीनों केसेस में इसे अपराध माना गया था। अगला प्रश्न है। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी की गई थी किसके द्वारा? डगले वर्सेस स्टीफन के बाद में लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा। अगला प्रश्न है। एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला जाता है। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ नहीं पता चला। 6 वर्ष तक का इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान से पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया। तो इसमें पत्नी विवाह की दोषी नहीं है क्योंकि उसका दुराशय नहीं था। अगला प्रश्न है। निम्न में कौन सा वाद आपराधिक मना स्थिति से संबंधित है? तो इसमें आर बनाम प्रिंसेप, क्वीन बनाम टॉल्सन, सैरेज बनाम डी रूटजेन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, बारिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर के बाद में। ठीक है, काफ़ी लीडिंग केस है ये। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत पूछा है। तो इसमें ऑप्शन 2, 3, 4 ये सही सुमेलित नहीं है। बारिंदर कुमार घोष मत्ता से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है ऑप्शन अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, ये भी नहीं सही है। ज्ञान कौन वर्सेस पंजाब राज्य, ये भी नहीं सही है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट, इसे ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका जो सुमेलन है वो केवल सही हो जाएगा। शेराज बनाम डी रूटजेन ये दुराशय से संबंधित था। अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं, अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करने के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले बारिंदर कुमार घोष वर्सेस सम्राट, ठीक बनाम सम्राट। तो ये आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2 से संबंधित हो जाएगा, धारा 34 से। के एम नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाले का हो जाएगा ऑप्शन 4।
ठीक है ना, धारा 300 से संबंधित है। अगला है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा मृत्यु बनाम पंजाब राज्य, ये आपका सी वाला हो जाएगा 1 से धारा 303, और आर बनाम गोविंद ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा, 2 4 1 3। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है रेक बनाम गोविंदा, तो रेक बनाम गोविंदा आपका हत्या से संबंधित हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य बनाम एम जॉर्ज, तो ये वाला हो जाएगा आपका दुराशय से। महबूब शाह वर्सेस टेम्परर आपका हो जाएगा सामान्य आशय से, और मैकनॉटन व चित्रवृत्ति से, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा वाद दुराशय तथा सांविधिक अपराध से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अगले प्रश्न पे आते हैं 44। निम्नलिखित में से कौन अपराध के लिए दायित्व के संबंध में दुराशय के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चाहे उसने आपराधिक कार्य कारित किया हो या नहीं, अपित लापरवाह हो। अगले प्रश्न पे आते हैं 45 कहता है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है दुराशय और सांविधिक अपराध। तो दुराशय और सांविधिक अपराध से संबंधित है स्टीव बनाम पार्सले। दुर्घटना से वह संबंधित था जागेश्वर बनाम एम्परर। चित्त विकृति से संबंधित है आपका जागेश्वर चित्त विकृति से संबंधित हो जाएगा आर बनाम आर्नल्ड। और दुष्प्रेरण से संबंधित बात हो जाएगा आपका दुष्प्रेरण से स्वीट बनाम क्वीन बनाम मोहित, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। फिर इसमें कह रहा है क्वीन बनाम मोहित उत्प्रेरण से संबंधित है। आर बनाम ऑसबोर्न, तो आर बनाम ऑसबोर्न आपका संबंधित हो जाएगा आपराधिक प्रयत्न से। और ऋषिदेव पांडे बनाम यूपी राज्य ये आपका हो जाएगा सामान्य आशय से। और आर बनाम ऑर्लैंड हो जाएगा ये चित्रकूट से, जो कि अभी पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्न में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो पहला दे रखा है दुराशय, आर बनाम प्रिंसिप, सही बात है। आवश्यकता डीपीपी बनाम पीएफ, तो ये इससे संबंधित नहीं है, ये मत्ता से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अधोलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें लिखा है दुराशय, आर बनाम प्रिंसिप, आवश्यकता, आर बनाम रेडलेग स्टीफन, पागलपन मैकनाटन वर्ग, ठीक है। मत्ता वासुदेव बनाम पेप्सुडा, तो सारे ही सही है, ऑप्शन कुछ गलत है इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं। गलत उत्तर बताना है इसमें। कॉमन लॉ के दुराशय के सिद्धांत में निम्नलिखित मान अपवाद हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिगत लाभ। अगले प्रश्न पे आते हैं। कॉमन लॉ का सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्व में सम्मति न दी हो या अधिकृत न किया हो। उपयुक्त नियम का अपवाद है, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा लोक। अगला क्वेश्चन है। राजीव is a good swimmer. He finds Sony, a child of the 6 year of age, drawing in pond. He could have saved the child but did not do so. The child is the drowned. Rajiv is guilty of no offense. किसी भी offense का नहीं होगा guilty. Option C is the correct option. का एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। का किसी भी प्रकार के अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है। ए ने बी को डूबते हुए देखा लेकिन उसे बचाया नहीं, बी डूब गया, ए ने कोई भी अपराध नहीं किया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सी धाराएं क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1807 में करती हैं? तो क्षेत्रातीत धारा 3 और धारा 4 इसको डिटेल में डिफाइन करती हैं। धारा 4 एक्चुअली 3 का ही विस्तारित रूप दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होगा? केवल यदि वह भारत का नागरिक है, सिर्फ तभी दंड होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी भी दूसरे देश में एक भारतीय द्वारा किया गया अपराध, अगला है भारत के एक विदेशी द्वारा किया गया अपराध, या फिर भारतीय जहाज पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। ये तीनों की प्रकृति अगर होगी तो ये दंडनीय हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन इसके तीनों ही
करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 57 कहता है का जो भारत का एक नागरिक है युगांडा में हत्या करता है वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के लिए दोषी होगा। हाँ, दिल्ली में विशेष और दोष सिद्ध किया जा सकता है, बिल्कुल। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय दंड संहिता क्यों बंद, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट है। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी भी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भी लागू होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में आपराधिक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध को भी लागू होंगे, तो इसका ऑप्शन डी 4(3) इसके बारे में डिफाइन करता है, बताता है। एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में कार्यक्रम करता है, ठीक है, जो उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन आप देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो भारत का नागरिक है इसलिए वो दंडनीय होगा। तो भारत में किसी भी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहाँ अभियुक्त पाया गया वहाँ वो दंडनीय हो जाएगा। सेक्शन 4 इसके बारे में बताता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद में हत्या करता है तथा बाद में बम्बई में पाया जाता है, उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसको बम्बई में पाया गया तो जहाँ पाया गया वहाँ पे उस पर मुकदमा चलाएगा। नेक्स्ट, एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये ऑप्शन 4 से सेक्शन 4 से डील करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंगवाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं, ठीक है ना। तो पुल्लिंगवाचक शब्द आप देखेंगे तो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, सेक्शन 8 जेंडर से डील करता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का द्योतक है। अब यहाँ पे देखने योग्य है कि वो किसी भी आयु वर्ग की महिला हो, ठीक है ना, जन्म से जन्मजात अगर वो बालिका उसका जेंडर फीमेल है तो वो यहाँ पे स्त्री शब्द में इंक्लूड होगी। अगला है पुरुष, तो पुरुष शब्द परिभाषित किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। धारा 10 के अंतर्गत पुरुष शब्द को परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस धारा में दी गई व्यक्तियों की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के अनुसार। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 13 में क्वीन की परिभाषा निर्धारित हो गई थी, तो विधि अनुकूल आदेश 1950 के द्वारा क्वीन वर्ड को निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है 68 भारतीय दंड संहिता की धारा में भारत को परिभाषित किया गया, तो सिंपल सी बात है सेक्शन 18 में इसको परिभाषित किया गया। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द का द्योतक है, तो सरकार शब्द के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आते हैं। सेक्शन 17 इसके बारे में बात करता है। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अनुसार कौन व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है, तो इसका जरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन ही ए करेक्ट होगा। किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणा सुपुर्द करने की शक्ति प्रदान है वो इनके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर भी आएगा। किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे इसकी अपील होती हो या ना होती हो, तो ये दोनों ही इंक्लूड होंगे, लेकिन ए वाला इंक्लूड नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय दंड संहिता में न्यायालय शब्द द्योतक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकता कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक नगरपालिका का कर्मचारी लोक सेवक नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक लोक सेवक है वो नगरपालिका कर्मचारी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 73 क्वेश्चन कहता है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जरा देख लेते हैं। भारतीय जल थल वायुसेना के कमीशन प्राप्त सभी सेवक हैं। एक मध्यस्थ जिनको किसी न्यायालय द्वारा कोई विवाद विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया गया ये भी हैं। जो व्यक्ति किसी भी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने के रखने के लिए सशक्त है, तो वो भी लोक सेवक होगा। परंतु ऑप्शन डी कहता है एक अधिवक्ता जो
न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता है वो एक लोक सेवक के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा लोक सेवक नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विश्वविद्यालय का परीक्षक नहीं होगा। निगम निगम आयुक्त, संसद सदस्य और विधायक के तीनों ही लोक सेवक हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो फिर से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षण। राज्य का मुख्यमंत्री भी होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कमीशन फिल्म सेंसर का सभापति और राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी, ये तीनों ही लोक सेवक हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी। ठीक है, ये लोक सेवक नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 23 में सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 79, निम्न में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? तो एक पट्टे की प्रतिलिपि जो है वो एक मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, एक किराया पत्र है, तलाक का विलेख पत्र भी है, एक प्रॉमिसरी नोट भी है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सही उत्तर बताइए। बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है, तो बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है सेक्शन 25 में इसके बारे में सॉरी 24 में इसके बारे में बात करते हैं बेईमानी से रिलेटेड। तो इसमें क्या दे रखा है, दोष के साथ लाभ व हानि होना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय बेईमानी से आशय रखता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कपट कूड़ को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं है के रूप में परिभाषित किया गया है? तो सीधा सीधा बेईमानी के जस्ट बाद कपट आता है, यानी कि 25 में। 24 में आपका बेईमानी हो जाता है, 25 में कपट की परिभाषा दे रखी है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 82 कहता है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेईमानी से एवं कपटपूर्ण के बीच में एक स्पष्ट अंतर का संप्रेक्षण किया गया। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, बिमला देवी वर्सेस दिल्ली कमीशन के दिल्ली प्रशासन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में इसको डिफाइन किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति के कब्जे में है तब वह उस व्यक्ति के कब्जे में है, किसके कब्जे में? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उस व्यक्ति की पत्नी के अगर कब्जे में है तो उसे उसके कब्जे में माना जाएगा। सेक्शन 27 इसके बारे में बताता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 84, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, कूटकर्ण, जो कि 28 से संबंधित है, बाकी के ऑप्शन सही सुमेलित नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसी अन्य चीज से मिलती जुलती चीज को आशय के सदृश प्रवंचना करना, ये एक तरीके का कूटकर्ण है, ठीक है, जिसको हम लोग शायद फ्रॉडरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 86 कहता है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सेक्शन 29A में परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है, तो मूल्यवान प्रतिभूति को धारा 30 में सेक्शन 30 में इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 88 पे, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो 33 में वर्ग को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों को, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, का विस्तार स्वेच्छाया कार्य एवं स्वेच्छाया लोक तक है। अगला प्रश्न 90, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, धारा 34 में दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में, तो ऑप्शन बी 1807 में संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें कथन पूछा गया सही कौन सा नहीं है, तो इसके लिए हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय में अग्रसर किए गए आपराधिक कार्य में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए दायित्वाधीन होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका बी,
कह रहा है कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय के किए जाने के कारण ही अपराधिक में है सम्मिलित उन सभी व्यक्तियों के आशय और ज्ञान के विचार के द्वारा बिना उस कार्य के लिए दायित्वाधीन होंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। उस ज्ञान का आशय विचार किए बिना उसमें दायित्वाधीन नहीं होंगे। चलिए, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है इसका। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 93 में कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन अंतर्गत पदावली सामान्य आशय का अर्थ नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परिणाम में किसी भी पूर्वानुमान के बिना एक अपराधी कृत्य करने की इच्छा। अगला प्रश्न है 94, निम्न में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व से संबंधित है? तो संयुक्त दायित्व से संबंधित है महबूब शाह वर्सेस इम्परर। अगले प्रश्न पे आते हैं। सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, तो सीधा सीधा ये इज अ रूल ऑफ एविडेंस। इस रूल ऑफ एविडेंस भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सामान्य आशय से अभिप्राय है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता ही सामान्य आशय कहलाती है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा धारा 149 के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 149, सेक्शन 149 में एक विशिष्ट अपराध जबकि धारा 34 नहीं करता है। अगला प्रश्न है। When a criminal act is done by the several person in a furtherance of the common intention of all, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Each of such person is liable for that act in the same manner as if were done by him alone, उसे ऐसा ही माना जाएगा जैसे उसने वो अकेले ही किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं 99, निम्नलिखित में किस वाद को सिंधु नदी वाद के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महबूब शाह का वाद सिंधु नदी वाद नाम से भी जाना जाता है। महबूब शाह बनाम किंग एम्परर एक महत्वपूर्ण वाद है, तो ये सामान्य आशय से संबंधित है। अगला प्रश्न, सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है, यह कहा गया था महबूब शाह वर्सेस एम्परर के वाद में इसे कहा गया था। 102 प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 द्वारा निर्मित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा वाद संबंधित है? तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। अगला प्रश्न है, सामान्य आशय और सामान्य आशय में अंतर स्पष्ट के मामले में किया गया था? तो सामान्य आशय सामान्य आशय सिंपल सा अभी वही केस चल रहा है महबूब शाह वर्सेस एम्परर के बाद में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अपराधों में वे सभी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं, यह कथन किस बात में किया गया? तो साफ साफ सा है बारिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर में कहा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। 105वां, आ और बा ने एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। आ बैंक में गया और अपनी पिस्तौल से रोकड़ियों को मारकर राशि ले ली। आ जब बैंक से लौट रहा था उसे भी बैंक के गार्ड ने मार दिया। बा जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था भाग गया। बा का आपराधिक दायित्व है वैसे ही जैसे कि आ का था। तो सिंपल सा इसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना दायित्व होता है, तो उसी हिसाब से रोकड़िए की हत्या और लूट दोनों के लिए वो अपराधी होगा। भले ही उसने हत्या नहीं की लेकिन वो उसमें शामिल था, इसलिए वो सेम वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आ को ट्रीट किया जाता है। 106 प्रश्न कहता है प्रिवी काउंसिल के समक्ष पोस्ट मास्टर हत्या के मामले में निर्णय दिया गया था लॉर्ड समनर द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक्स एवं वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है, वह जेड पर कोई वार नहीं करता, वाई जेड को मार डालता है। दोनों ही समान रूप से एक ही जैसे दंड से दंडनीय होंगे। जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों ही दोषी होंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लिए शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है, परंतु सभी प्रकरणों में जरूरी नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत यह नियम है कि सभी अभियुक्तों को घटनास्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है कि अपवाद के रूप में कौन से अपराध आते हैं? तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा संपत्ति के विरुद्ध अपराध अगर कोई हुआ है तो। निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की शर्त नहीं है? यह ज्ञान की कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है। ठीक है, ये शर्त आवश्यक नहीं है। बाकी अच्छा और बुरा में अंतर करने की बुद्धिमत्ता, स्वतंत्र इच्छा, उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना निर्भर करता है, ये सभी आपराधिक दायित्व की शर्त में इंक्लूड होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व तो नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने की में किया गया कृत्य। अगला प्रश्न है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रिमिनल एक्ट डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है 113, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन आपका दे रखा है विकृत चित्त परिरक्षा के रूप में। तो विकृत चित्त परिरक्षा के रूप में आपका हो जाएगा राज्य बनाम के.एम. नानावती। ठीक है, एक ऑप्शन पॉइंट बी कह रहा है इसमें सामान्य आशय। तो सामान्य आशय से आपका हो जाएगा बारिंदर को एम्पर बनाम बारिंदर कुमार घोष। ठीक है, आवश्यकता का नेसेसिटी से हो जाएगा रेडले वर्सेस स्टीफन, और गंभीर और अचानक प्रकोपन से हो जाएगा के.एम. नानावती। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका रेक्स बनाम लैवेट। तो रेक्स बनाम लैवेट आपका ऑप्शन हो जाएगा ये तथ्य की भूल से। तबू चतिया बनाम साम्राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन चित्त विकृति से। ठीक है, उसके बाद में विजयन बनाम केरल राज्य। विजयन बनाम केरल राज्य ये हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र से। उत्तर प्रदेश राज्य बनाने से वीरेंद्र प्रसाद ये हो जाएगा हत्या से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय घटनास्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, जिसे मामले में तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियुक्तों के आचरण से निश्चित किया जाता है या अभिनिर्धारित किया गया। तो इसका ऑप्शन ये ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि सामान्य आशय का मिलना घटना स्थल पर भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, ऋषिदेव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन एक भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का आवश्यक घटक नहीं है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपराध में लिप्त व्यक्तियों में समान आशय का होना। अगला प्रश्न है 118, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर को समझाया था। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, नानक चंद वर्सेस पंजाब राज्य में से समझाया गया था 34 और 149 के बीच में अंतर। अगला प्रश्न है 119, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एवं धारा 149 में क्या अंतर। तो धारा 34 और धारा 149 में अगर अंतर देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है कि धारा 34 में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना होना, जबकि धारा 149 में केवल दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन कह रहा है धारा 149 में केवल साक्ष्य नियम, जबकि धारा 34 में एक विशिष्ट अपराध बनता है और उसकी सजा का प्रावधान किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कह रहा है धारा 34 सक्रिय भागीदारी मांगता है, जबकि धारा 149 में गैर कानूनी असेंबली की मात्र निष्क्रिय सदस्य की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्न में से कौन सी धारा संयुक्त व आणविक दायित्व से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा धारा 36। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में कौन से प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धारा 34, 35, 149 उपयुक्त सभी धाराएं जो संयुक्त दायित्व से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 122 कहता है, का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर शासन या की मृत्यु कारित करता है, का हत्या का अपराध करता है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत धारा के आधार पर होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 36 के अनुसार। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं, किसी परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति कारित करने का आशय रखता है या ज्ञान रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है। सी कह रहा है यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि ऐसा कारित होना संभाव्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी परिस्थितियों। अगला प्रश्न 124 है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन ए 39, सेक्शन 39 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस एक धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अपराध अपने शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 40 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है 126, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है। तो स्थानीय विधि भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। ठीक है, लागू होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, अवैध शब्द इस हर बात को लागू है जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिबद्ध हो, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, उपयुक्त सभी। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें।
अगला प्रश्न 128 कहता है शब्द अवैध भारतीय दंड संहिता में कहाँ परिभाषित है? तो अवैध को परिभाषित किया गया है धारा 43 या सेक्शन 43 में इसको परिभाषित किया गया है। क्षति शब्द किस प्रकार की अपहानि का द्योतक है? जो किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार की क्षति, तो क्षति जो है वो 4 प्रकार से होती है, संपत्ति, ख्याति, शरीर और मन की। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन के करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक नहीं दी हुई है, संपत्ति की दी हुई है, ख्याति की दी हुई है, शरीर की दी हुई है और मन की नहीं दी। यहाँ पे क्षति को माइंड की भी क्षति हो जाएगी, 4 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर सेक्शन 45 ऑफ IPC लाइफ डिनोट्स, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न 131, भारतीय दंड संहिता में जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं है, मानव जीव जंतु शब्द में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक, सेक्शन 47 इसके बारे में बताता है। भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है, तो सद्भाव शब्द को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, धारा 52 में सद्भाव को। ठीक है, को बताया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को बता रहे हैं, संशय को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 52A में। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2, 3, 4, यानी कि सदोषान। ठीक है, 23 से संबंधित है, 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, धारा 376, सामूहिक बलात्कार 376 डी, दोनों ही, ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, 2, 3 और 4। ठीक है ना, संशय को 52A में डिफाइन किया गया। नेक्स्ट 135 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका प्रताड़ना नहीं आता है। ठीक, संपत्ति का संपहरण और अर्थदंड और कारावास। ठीक है, दंड के विषय में अगर बात करें तो 53 में इसको डिफाइन किया गया, जिसमें 5 प्रकार के दंड आते हैं। पहला मृत्यु दंड है, दूसरा आजीवन कारावास है, तीसरा सिर्फ कारावास है, कारावास में भी 2 प्रकार के, कठिन कारावास और 2 सादा कारावास। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है अगला कारावास, चौथे नंबर पे संपत्ति की कुर्की करना, और अगला आ जाता है जुर्माना। ठीक है, ये 5 प्रकार के कारावास दिए हुए हैं सेक्शन 53 में। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? तो अभी मैंने बताया आपको कि जुर्माना भी है, संपत्ति का संप्रमण भी है जिसे कुर्की भी कहते हैं, और मृत्यु भी है, यानी निर्वासन जो है ये किसी भी प्रकार के दंड में नहीं सम्मिलित है। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो सीधा सीधा 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है, मैं बता चुका हूँ, तो सेक्शन 53 में डिफाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जाता है? तो संपत्ति का संप्रहरण है, कठोर सश्रम भी है, आजीवन निर्वासन नहीं किया जाता है, मृत्यु भी है। अगला प्रश्न है, आजीवन कारावास का अर्थ है? आजीवन कारावास का अर्थ है कि संपूर्ण अवशेष जीवन के लिए कारावास। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस बार पूछा गया है, तो नहीं है इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। 54 जो है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण नहीं है इसमें। ठीक है, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण है 54। अगले में आते हैं 141 प्रश्न कहता है, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, धारा 55 में। ठीक है, यहाँ पे वर्ड दे रखा है सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहाँ पे डिफाइन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है? तो 20 वर्ष। ठीक, आजीवन कारावास की अवधि अगर जोड़ी जाएगी तो उसे 20 वर्ष माना जाएगा। अगला प्रश्न आता है, एक सत्र न्यायालय ने का को धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, धारा 304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषित मानकर 10 वर्ष के कारावास का दंड दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि 5 वर्ष का कारावास कठोर तथा 5 वर्ष का साधारण कारावास होगा। इस स्थिति में न्यायालय का आदेश विधि सम्मत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, जहां वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितना तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस राशि के जुर्माने के लिए दंडदायी है वह है ऑप्शन डी असीमित है परंतु अत्यधिक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 में अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी।
तो अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का 1/4 भाग जो है उसमें दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे सकता है। तो अभी हमने देखा कि 1/4 से अधिक न होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाले में दे रखा है 1/4। 147 कहता है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकती है। तो किसी भी प्रकार का कारावास से उसको अधिरोपित कर सकती है। अगला है, यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि हो जाएगी मात्र 2 माह से अनधिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, 149 कह रहा है कि एक अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है तो अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी। तो ऑप्शन डी इसका 4 माह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया गया है तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि हो जाएगी 6 महीने, ठीक है। यदि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध मात्र जुर्माने से दंडनीय है तब जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम होने पर कारावास दिया जाएगा साधारण। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से सहायता से सही उत्तर चुनना है, मतलब इसको मैचिंग करनी है। तो ए का सही हो जाएगा इसमें दुराशय, M.H. जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र यानी दुराशय। मेबूसा वर्सेस एम्परर, ये तो आपका सिंपल सा हो जाएगा सामान्य आशय से। मैकनॉटन वाद ये आपका उन्नतता से हो जाएगा। क्वीन बनाम कॉलिंस ये आपका प्रयत्न से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसको भी सुमेलन करना है, ठीक है। तो आर्बराम प्रिंसिप अभी हमने देखा ये दुराशय संबंधित है। मैकनॉटनवाद ये उन्नतता से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आर्बराम ब्रेडले वर्सेस स्टीफन ये आवश्यकता से संबंधित हो जाएगी, नेसेसिटी से। बारिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर ये तो सामान्य आशय से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। तो केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली ये आपका हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र से। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ये आपका हो जाएगा सामान्य उद्देश्य से, ठीक है। अगला है विश्वनाथन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो विश्वनाथन उत्तर प्रदेश राज्य ये हो जाएगा आपका प्राइवेट शिक्षा का अधिकार। महबूब साहब वर्सेस बनाम सम्राट तो ये आपका हो जाएगा सामान्य आशय संबंधित हो जाएगा। तो इसको करेक्ट ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं, फिर से सम्मेलन करना है इसमें कह रहा है कि तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। तो तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य मथुरा बलात्संग मामला, ठीक है। अगला है स्टेट बनाम नलिनी, बहुत ही फेमस केस है। तो ये राजीव गांधी हत्या मामले से संबंधित बात है ये, ठीक है, स्टेट बनाम नलिनी। अगला प्रश्न है बारिंदर कुमार घोष, अभी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो बारिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर ये आपका ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट मास्टर हत्या मामला है। महाराष्ट्र राज्य वर्सेस बनाम सुखदेव सिंह तो ये आपका हो जाएगा जनरल A.S. वैद्य मामला, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन इसका। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। तो धारा 75 एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। 157 क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं 73। अगला प्रश्न है, एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा कितनी है, 3 महीने, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी, ऑप्शन बी 1 माह। अगर 6 महीने का दंड किसी को दिया गया है तो उसमें एकांत परिरोध सिर्फ से 1 माह तक ही दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 160, यदि किसी अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सजा से दंडित किया गया तो एकांतवास की सजा किससे अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन सी 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 और 74 के अनुसार किसी दोषी को दिए गए दंड में किसी भाग अथवा भागों की अवधि के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया। कुल मिलाकर 3 माह की अवधि से अधिक नहीं, ठीक है, अधिक ना हो ये भी बिल्कुल सही बात है। इस सजा की अवधि 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 3 माह की अवधि से अधिक नहीं हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है क्योंकि इसमें बोल रहा है 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 3 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी, लेकिन अवधि 6 माह से अधिक भी बोला उसने। फिर अगला ऑप्शन है ये
की सजा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है, 3 महीने, सही बात है। फिर डी कह रहा है 14 दिवस से अधिक नहीं, एक बार, हाँ तो ये भी सही बात है। अगला प्रश्न आता है 162, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न 162, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? तो इसका ऑप्शन डी में देखते हैं, धारा 73 और धारा 74। फिर कह रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जब एकांत परिरोध का दिया गया आवास 3 माह से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध कितने दिनों से अधिक नहीं होगा? तो ये 7 दिनों से अधिक नहीं होगा। अगर 3 मास का कारावास है उसमें एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध पर वर्धित दंड निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अधिरोपित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय धारा 27 आईपीसी में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, धारा 21 में भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और धारा 79 में, तो इन तीनों एक्ट को दंडनीय बनाया गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, A magistrate convicts an accused of theft for 1 year imprisonment and 1,000 fine. Maximum punishment for which accused can be sentenced to imprisonment in default of payment of fine shall be, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 9 month, ठीक है। अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है जुर्माने की राशि को तो उसे 9 माह तक सजा दी जाएगी, जो कि 1/4 है उसकी। चलिए, तो यहाँ तक हमने प्रश्न को देख लिया। अब अध्याय 2 जो धारा 76 से 176 के इसे हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है